Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Business Finance. Today we are conducting a 10th lecture and I'm your instructor Sayyida Rusna. Class in previous lecture we started the topic Introduction to Financial Statement Analysis Tools, where we discussed about the comparative financial statement analysis. In comparative financial statement analysis, we discussed about the year-to-year change analysis, where we calculated year-to-year change analysis with the help of an illustration. And in today's lecture, we discuss index number trend analysis, which is also a part of a technique of comparative financial statement analysis. Again, this flowchart will help us in identifying the analysis tools for financial statement analysis. And the first one we are discussing right now is comparative financial statement analysis, in which we will discuss index number trend analysis in today's lecture. इंडेक्स नंबर ट्रेंड एनालिसिस हमने प्रीवियसली लेक्चर में बात की थी ईयर टू ईयर एनालिसिस की, जिसमें हमने उसकी शॉर्टकमिंग्स की और लिमिटेशंस की बात भी की थी, जिसमें हमने ये बात की थी कि जो ईयर टू ईयर एनालिसिस है, कंपैरेटिव एनालिसिस है, उसके अंदर हमारे पास शॉर्टकमिंग ये है कि हम 2 या 3 ईयर्स की जो कंपैरिजन है वो जस्ट वो कर सकते हैं, वो मैनेजेबल है और अंडरस्टैंडेबल है. बट अगर हमारे पास मोर देन 2 इयर्स 3 इयर्स की कंपैरिजन हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए. तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जहां पे हमारे पास मोर देन 3 इयर्स की कंपैरिजन आता है और हमें करना पड़ता है, तो उसके लिए हम इंडेक्स नंबर ट्रेंड एनालिसिस यूज करते हैं. इस टेक्निक के अंदर आपको एक सेम लाइक ईयर टू ईयर एनालिसिस एक बेस फिगर, एक बेस ईयर सिलेक्ट करना है, जिसके साथ हम बाकी सारे जितने भी साल होंगे उनका कंपैरिजन करेंगे. उस बेस ईयर जो है वो फर्स्ट ईयर है या अर्लीस्ट ईयर है, जिसके साथ हम बाकी अपकमिंग जितने भी साल होंगे उसका कंपैरिजन करके उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ओवर द ईयर्स जो ट्रेंड है वो किस तरह का ट्रेंड आ रहा है. और ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट के अंदर भी हम ये ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी कर सकते हैं. अर्लियर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब ईयर टू ईयर कंपैरेटिव एनालिसिस किया था तो हमने बैलेंस शीट को यूज किया था और बैलेंस शीट की कंपोनेंट्स का 2 साल के लिए उसका कंपैरिजन किया था ईयर टू ईयर. और सेम हम इनकम स्टेटमेंट के साथ भी कर सकते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ भी कर सकते हैं. इंडेक्स नंबर ट्रेंड एनालिसिस में एक तो हमें एक इंडेक्स नंबर या एक 100 डिजिट की अमाउंट जो है वो हम सैंक्शन कर देते हैं टू द बेस ईयर. बेस ईयर को हम 100 का फिगर दे देते हैं और उस 100% से हम देखते हैं कि बाकी तमाम सालों का कितना डिफरेंस आ रहा है, उसके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट है, अपवर्ड ट्रेंड है या लोअर ट्रेंड है, उसके अंदर इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है. फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू इंडेक्स ईयर डॉलर अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर डॉलर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100. कि हमने जो इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे, हम पर्टिकुलर इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे कैश फ्लो हो, जो भी हमने कंपोनेंट उठाना है उसकी जो डॉलर अमाउंट होगी उस अमाउंट को डिवाइड करेंगे हम बेस ईयर की अमाउंट के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ. इसके फर्दर आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम इसको विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन या इसको सॉल्व आउट करेंगे. So here we have a hypothetical income statement of ABC Limited, where we are required to calculate trend analysis for the year 2014 and 15. अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये इनकम स्टेटमेंट है, जिसमें हमें लेफ्ट साइड पे पर्टिकुलर्स दिए गए हैं इनकम स्टेटमेंट के. सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, financial expense, total operating expense,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सारे पर्टिकुलर्स गिवन है। अब इन पर्टिकुलर्स के अगेंस्ट 3 इयर्स का डाटा हमारे पास है, 2013, 2014 एंड 2015। अब हमें देखना ये है कि जो 2013 ऑनवर्ड जो इयर्स हैं उसके अंदर इन जो कंपोनेंट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट है इसके अंदर कितना चेंज आया है, क्या ट्रेंड शो कर रहा है इसके अंदर। तो उस ट्रेंड को हमने मेजर करना है, उसको कैलकुलेट करेंगे। अब जो हमारा सबसे अर्लीस्ट ईयर है विच इज 2013, वी टेक इट एज अ बेस ईयर। देन 2013 से हमने 2014 का कंपैरिजन करना है एंड देन 2013 से हमने 2015 का कंपैरिजन करना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह एक ट्रेंड जो है वो जनरेट होता है फॉर 3 इयर्स की इनकम स्टेटमेंट के लिए। So let's start calculation for this particular question. हमने इसका फॉर्मूला ये देखा था, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्स ईयर डॉलर अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर डॉलर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेम फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। अब हमारे पास जो बेस ईयर है विच इज 2013 and the rest of the years we have to compare it with the 2013. अब हमने ये बात की थी कि हमने एक वैल्यू जो है वो बेस ईयर को एक वैल्यू जो है वो दे देनी है, उस वैल्यू के अगेंस्ट हमने उसका परसेंटेज चेंज जो है वो देखना है। लेट्स से, और ये वैल्यू जो है ये 100 है जो कि हम एलोकेट कर देंगे 2013 को। तो हमने एक वैल्यू 100 की हमने एलोकेट कर दी 2013 को, और अब हम इसकी कैलकुलेशंस जो करेंगे कि कितना चेंज है 2014 का 13 के साथ। हमारे पास बेस फिगर है वो है 5 लाख की, और 2014 के अंदर सेल्स की फिगर थी 5,50,000। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड 5,50,000 with the 5 lakh multiply by 100. The answer is 110 and as you can see यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, इट मीन्स ये फिगर जो है ये परसेंटेज के अंदर है 110। Now we calculate for cost of goods sold. तो हम डिवाइड for 2014 we are going calculating trend analysis. 2,50,000 divided by 2 lakh multiply by 100 and we are getting with the figure 125. Now we are calculating gross profit. 3 lakh divided by 3 lakh multiply by 100 and the figure is 100. General office and administrative expenses 69,000 divided by 60,000 multiply by 100 and the answer is 115. Selling and distribution expense where we are going to divide 50,000 divided by 40,000 multiply by 100 and the answer is 125. Financial expenses, यहाँ पे हम 31,000 को डिवाइड करेंगे 50,000 से मल्टीप्लाई बाय 100, the answer is 62. Total operating expenses 1,50,000 divided by 1,50,000 multiply by 100 and the answer is 100. 1,50,000 again 1,50,000 divided by multiply by 100 again the answer is 100. 75,000 divided by 60,000 multiply by 100 and the answer is 125. 75,000 divided by 90,000 multiply by 100 and the answer is 83.33.
Now we are calculating for 2015. Trend analysis percentage of 2015. Here we are going to divide 6,50,000, which is the sales amount of 2015. 6,50,000 divided by the base year, which is 5 lakh. 6,50,000 divided by 5 lakh multiplied by 100, and the answer is 130. 2,90,000 divided by 2 lakh multiplied by 100, answer is 145. 3,60,000 divided by 3 lakh multiplied by 100, answer is 120. 75,000 divided by 60,000 multiplied by 100, and the answer is 125. 60,000 divided by 40,000 multiplied by 100, answer is 150. And 45,000 divided by 50,000 multiplied by 100, answer is 90. And 1,80,000 divided by 1,50,000 multiplied by 100, answer is 120. Again the answer is 120 because the figures are same. 72,000 divided by 60,000 multiplied by 100, answer is 120. And finally 1,08,000 divided by 90,000 multiplied by 100, and the answer is 120. So after completing this, in this particular trend analysis में हम ये देख सकते हैं that 2013 से कितना चेंज आया 2014 के अंदर और 2015 के अंदर. इसमें देखें तो 2013 में अगर हम सबसे पहले तो हमने एक बेस ईयर सेट करना है. उस बेस ईयर को हमने एक इंडेक्स नंबर 100 एलोकेट किया और उस 100 से हमने उसकी कैलकुलेशन परसेंटेजेस निकाली फॉर 2014 और देन 15. तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 2014 की जो फिगर है वो 110 है. लाइक 2000 अगर 2013 में कोई सेल्स जो थी वो 100 के ऊपर थी तो 14 में 110 के ऊपर और 15 में 130 के ऊपर चली गई. और कॉस्ट ऑफ गुड जो है वो 100 to 125 और 145. देन ग्रॉस प्रॉफिट 100 से 2014 के अंदर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया. देन 2015 के अंदर 120 पे. ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो थे वो बढ़ के 100 से 115 हो गए और फिर 125 हो गए. सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो थे वो 100 से 125 हो गए, बढ़ गए और 2015 में 150 तक पहुंच गए. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो है वो 100 से 2014 के अंदर वो कम हुए, 62 पे आए और 15 के अंदर 62 की रिलेटिवली वो ज्यादा है लेकिन 2013 की निस्बत वो 90 पे आ गए, वो कम हो गए. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थे वो 2013 के कंपैरिजन में 2014 के अंदर नो चेंज, बट इन 2015 जो है उसके अंदर 120 पे चले गए, मींस के 20% को और उसके अंदर राइज आ गया. एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज कर गए. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. देन कम्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स. 2013 के रिलेटिवली 2014 के अंदर कोई चेंज नहीं है, बट 2015 के अंदर 120 पे जो है वो परसेंटेज जो है वो 20% इंक्रीज की है. इनकम टैक्स जो है वो 2013 में विद रिलेटिव टू 2013 हम ये देख रहे हैं 2014 में 25% वाइज और 2015 में 120. और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स with relative to base year of 2013 2014 में वो कम हुआ है with respect to 2013 और 2015 में वो इंक्रीज कर गया है with respect to 2013. इसको हम इन फिगर्स को हम इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं अपने फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए दैट ये जो डॉलर अमाउंट्स थी विद रिस्पेक्ट टू 2013 विच इज आवर बेस ईयर. 2014 के अंदर सेल्स में 10% इंक्रीज, 2015 में 30% इंक्रीज. लाइक सेम फिगर्स को 110 और 130 का, तो हम इसको इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं दैट 10% इंक्रीज और 30%.
देन कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो इंक्रीज कर गई 25% एंड देन 45%। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 2014 के अंदर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, कोई इंक्रीज नहीं हुआ, और 2015 में 20% का राइज हमें देखने को मिला। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो थे वो उसके अंदर 2014 के अंदर 15% इंक्रीज और 2015 में 50% का 15 से 25% इंक्रीज देखने में आया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो 25% का राइज आया 2014 के अंदर एंड देन 50% का राइज आया। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो है वो डिक्रीज किए हैं विद रिस्पेक्ट टू 2013, वो 38% डिक्रीज उसके अंदर 2014 में आया और 10% विद रिस्पेक्ट टू 2013 10% डिक्रीज 15 में आया। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थे उसके अंदर 14 के अंदर कोई चेंज नहीं है, बट 15 में आपके एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज कर गए हैं। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आपका 2014 के अंदर उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, बट 2015 के अंदर वो 20% राइज है। एंड इनकम टैक्स जो है उसके अंदर 2014 के अंदर 25% राइज है और 2015 के अंदर 20% राइज है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2013 के रिलेटिवली 16.67% डिक्रीज किया है और 2015 में वो 20% उसमें राइज आया है रिलेटिव टू द 2013। तो इस तरह हमें एक ये ओवर द ईयर, ये 3 इयर्स का कंपैरिजन था जिसके अंदर हम 3 इयर्स का ट्रेंड जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए आप मोर देन 3 इयर्स 4, 5, 6, 7 इयर्स तक का आप जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जिन भी कंपोनेंट्स का आप एनालिसिस करना चाहें तो आप इस तरह इस एक बेस फिगर को, बेस ईयर को सिलेक्ट करके उसको आपने 100 इंडेक्स पे सेट करना है और उसके बेस ईयर से रिलेटिवली फिर आपने हर साल को कंप्यूट करना है उस बेस ईयर के साथ, और आपको इस तरह परसेंटेज के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो ओवर द ईयर्स नजर आएगा और एक ट्रेंड शो होगा कि कैसे किन किन कंपोनेंट्स के अंदर इंक्रीज आ रहा है और कहाँ पे डिक्रीज आ रहा है। क्लास यहाँ पे हम किसी दो कंपोनेंट्स का आपस में एनालिसिस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देख रहे हैं दैट इन 2013 द सेल्स रेवेन्यू विद द 5 लाख और एट द एंड जो नेट प्रॉफिट है वो है 90,000, बट 2014 में हमारी जो सेल्स इंक्रीज की गई हैं वो हुई हैं 5,50,000 इंक्रीज हुई हैं, 50,000 का इंक्रीज उसके अंदर है, बट हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 75,000 पे है, विच मीन्स कि रिलेटिव टू 2013 हमारा जो सेल्स और नेट प्रॉफिट फॉर 2014 है वो कम हुआ है। यही चीज सेम हमें रिफ्लेक्ट हो रही है इस ट्रेंड एनालिसिस के अंदर कि जहां पे 2014 के अंदर हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज की गई हैं 10% से, बट हमारा एट द एंड जो नेट प्रॉफिट है वो 16.67% कम है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ जस्ट ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 5,50,000 की सेल्स थी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो 75,000 था, बट रिलेटिव टू 2013 का बेस ईयर से कितने परसेंट वो कम था वो हमें इस ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू शो हो रहा है दैट 16.67% रिलेटिव टू 2013 वो नेट प्रॉफिट या नेट इनकम जो थी वो कम हुई है। और ऑल्दो सेल्स इंक्रीज की हैं बट नेट इनकम इट मीन्स के कहीं सेक्टर में यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं और उन एक्सपेंसेस और उन कॉस्ट की वजह से हमारा अल्टीमेट जो नेट इनकम है वो डिक्रीज कर गई है रिलेटिव टू 2013। अगेन अगर हम इस चीज को फिर देखें तो 2015 में हमारे पास सेल्स जो है वो 6,50,000 थी और हमारे पास जो नेट प्रॉफिट या नेट इनकम थी वो 1,08,000 थी, जबकि हमारे पास और ये कितना इंक्रीज है 2013 से, यहाँ पे 90,000 थी, यहाँ पे 1,08,000 है, तो ये कितना परसेंट इंक्रीज है, ये है 20% इंक्रीज। नेट प्रॉफिट या नेट इनकम 2015 की 2013 से 20% इंक्रीज पे है और उसकी सेल्स जो है वो 30% इंक्रीज पे है। तो इस तरह हमें
इस ट्रेंड एनालिसिस की हेल्प से ये पता चलता है कि ओवर द टाइम कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज आया है इन स्टेटमेंट्स के अंदर, इनकम स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो या हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट हो। तो इस तरह ये हमें हेल्पफुल करता है टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज, और फिर साथ में हमें ये जो वाइटल इंफॉर्मेशन जो है वो इसके थ्रू मिलती है, और फिर इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम डिसीजंस लेते हैं कि हमें कहाँ पे अपनी एक्सपेंसेस को कट डाउन करना है, कहाँ पे अपनी कॉस्ट को कट डाउन करना है, सो टू गेट आवर फॉर्म मोर प्रॉफिटेबल. Another method of financial statement analysis, which we call the common size financial statement analysis. Again, in this flow chart diagram, we can see that in previous lecture we have covered financial and comparative financial statement analysis, including year-to-year change analysis and index number trend analysis. And in today's lecture, we will carry on with the common size financial statement analysis. Let's start our lecture with the common size financial statement analysis. Common size financial statement analysis, as the name suggests, that there should be something common between the data, that based on which we can compare to group of data or to statements or to companies. Common size financial statement is also called a vertical analysis, given the up-down or down-up evaluation of the accounts in common size statements. Common size को में convert करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हर साल का statements जो हैं उनका जो amount होती है, जो figures होती हैं, वो vary करती हैं. So जब 2 या 3 साल की statements को या more than that number of statements को हम उनका कंपैरिजन करते हैं या उनको कंपेयर करते हैं या उनका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और उनके दरमियान का डिफरेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हम उन स्टेटमेंट्स के दरमियान हमें कोई कॉमन एलिमेंट चाहिए बेस्ड ऑन विच हम उसको कंपेयर कर सके. और वो कॉमन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आप बैलेंस शीट लेते हैं. बैलेंस शीट के अंदर टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी की फिगर होती है, और टोटल एसेट्स के अंदर सब ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स कंपोनेंट्स हैं, जो कि करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स. इसी तरह टोटल लायबिलिटीज के अंदर आपकी करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो वो सब ग्रुप्स हैं, उस एक पार्ट ऑफ बैलेंस शीट का एक सब ग्रुप्स है. तो हम ये अगर देखना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं ओवर द इयर्स बैलेंस शीट्स को, तो उनके जो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स हैं उनकी परसेंटेज उसके टोटल के साथ हम देखेंगे कि किस परसेंटेज के साथ उनके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है. तो और ओवर द टाइम हर साल उन सब ग्रुप्स के अंदर क्या चेंजेस आई हैं. तो इसके लिए हमें जो है वो एक कॉमन साइज चाहिए होगा, एक कॉमन एलिमेंट या एक कॉमन फिगर चाहिए होगा, जिसकी बेस के ऊपर हम उन सब एलिमेंट्स को, उन सब कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर सके. ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम इसको थ्रू एग्जांपल या थ्रू एक कैलकुलेशंस और इलस्ट्रेशन के थ्रू जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे. कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो बहुत ही यूजफुल होती है, जहां पे हमें इंटरनल मेकअप ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है. फॉर एग्जांपल टोटल एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के अंदर फर्दर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या परसेंटेजेस हैं. इंटरनल मेकअप ऑफ द, और टोटल एसेट जो है वो किस तरह कितनी परसेंटेज के अंदर डिवीजन हुई भी है उन सब ग्रुप्स के अंदर, और इंटरनली जो सब ग्रुप्स हैं टोटल एसेट्स के, उसके अंदर उसका क्या प्रोपोर्शन के अंदर डिवीजन हुई भी है. तो उसको जब हमने एनालाइज करना होता है तो हम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को यूज करते हैं, और ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है. फॉर एग्जांपल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस जो कि लायबिलिटीज होती हैं, टोटल लायबिलिटीज,
तो उनको हमने जब देखना होता है, उनको एनालाइज करना होता है थ्रू कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो हम ये देखते हैं कि उनके अंदर करंट लाइबिलिटीज हैं, नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं और इक्विटी का पोर्शन है, तो उनकी क्या परसेंटेजेस हैं टू दैट ऑफ दैट टोटल लाइबिलिटी। और कंपोजिशन ऑफ एसेट्स, जो टोटल एसेट्स हैं उसके अंदर करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की क्या प्रोपोर्शन के अंदर, किस प्रोपोर्शन के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम इंटरनल मेकअप ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं कि किस किस प्रोपोर्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यूजफुल है जब आप दो या दो से ज्यादा कंपनीज का कंपैरिजन करते हैं, बिकॉज आपने कोई लार्ज साइज की कंपनी हो या स्मॉल साइज की कंपनी हो, तो आप उसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके उसको सेम फिगर, उसको कॉमन फिगर दे देते हो और उसकी बेस के ऊपर फिर उसके जो कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट है उनको उसका प्रोपोर्शन देखते हैं और आप कंपैरिजन कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा कंपनीज का। और यूजली ये मार्केट के अंदर बिटवीन द कंपनी कंपैरिजन के लिए भी यूज होता है, इंडस्ट्री के एवरेजेस को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज होता है, कंपेटिटर के साथ अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखने के लिए भी, एनालिसिस करने के लिए भी यूज होता है। और जो बेसिक लार्ज साइज डिफरेंसेस हैं उनको आप कॉमन पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं और आप इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं दो डिफरेंट लेवल की कंपनीज को, दो डिफरेंट साइज की कंपनीज को, दो डिफरेंट ईयर्स की कंपनीज को, डिफरेंट ईयर्स की बैलेंस शीट्स को आप कर सकते हैं इंटरनल मेकअप देखने के लिए, प्लस आप इंटर कंपनी कंपैरिजन करने के लिए या उनका एनालिसिस करने के लिए भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू डिफरेंट साइज की कंपनीज है हमारे पास, ए कंपनी है विद 1 बिलियन कैपिटल एंड बी कंपनी है विद 1 मिलियन कैपिटल। तो साइज वाइज तो ये बहुत ही इनके दरमियान दे आर बोथ आर ऑन डिफरेंट लेवल्स, तो इनका कंपैरिजन उस वक्त तक नहीं होगा अनटिल अनलेस इनको किसी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर हम इनको एनालाइज ना करें। और वो कॉमन पॉइंट ये है कि हम इनको इनकी परसेंटेजेस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेस्ड ऑन परसेंटेजेस 100 से ऑन 100 विद इन 100 परसेंटेज के अंदर हम ये देखेंगे कि कंपनी ए का क्या उसकी स्टेटमेंट्स कैसी बनी हुई हैं, उसका इंटरनल मेकअप कैसा है स्टेटमेंट्स का, और कंपनी बी का इंटरनल मेकअप कैसा है स्टेटमेंट्स का विद इन दैट पर्टिकुलर 100% के अंदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस शीट है जो कि उसमें 2019 का डिटेल गिवन है और 2020 की डिटेल गिवन है, और ये टू डिफरेंट डेटा सेट्स हैं जिनकी जो टोटल लाइबिलिटीज हैं वो 2019 में 10 लाख है और 2020 में 15 लाख है। अब ये टू डिफरेंट हैं, इनको हम अनटिल अनलेस इनको किसी एक पॉइंट कॉमन पॉइंट पे ना लेके आए, वी कांट कंपेयर देम। तो इसके लिए हमें एक कॉमन फिगर चाहिए होगी या जिसकी बेस के ऊपर हम इन दोनों को कंपेयर कर सके। तो उसको करने के लिए हमारे पास ये तरीका है कि हम इनको कन्वर्ट कर दें इनटू कॉमन फिगर, और वो कॉमन फिगर जो है वो परसेंटेज है। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए एक इस तरह भी एग्जांपल हम ले सकते हैं दैट कोई भी स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए जो है वो स्कोर करता है मार्क्स 100 में से, स्टूडेंट बी जो है वो मार्क्स स्कोर करता है 500 में से, एंड स्टूडेंट सी जो है वो मार्क्स स्कोर करता है 1000 में से। तो अगर तीनों के तीनों स्टूडेंट फुल मार्क्स स्कोर करते हैं, ए जो है वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करता है, बी जो है वो 500 आउट ऑफ 500 स्कोर करता है, सी जो है वो 1000 आउट ऑफ 1000 स्कोर करता है, तो हम ये देखना ये चाह रहे हैं कि ये किस परसेंटेज के हिसाब से इन्होंने मार्क्स गेन किए हैं, किस परसेंटेज के हिसाब से इन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो स्टूडेंट ए जो है उसने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए हैं, विच मीन्स के उसकी जो स्कोरिंग परसेंटेज है वो 100% है। स्टूडेंट बी जो है उसने 500 में से 500 स्कोर किए हैं, तो उसकी परसेंटेज भी 100% है। स्टूडेंट सी जो है उसने 1000 में से 1000 मार्क्स
गेन किए हैं तो उसकी परसेंटेज जो है वो भी 100% है। तो यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी कि 3 डिफरेंट मार्क्स हैं और 3 डिफरेंट ऑब्टेनिंग रिजल्ट्स हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो वो 100% निकलती है। लाइकवाइज जब हम इस एग्जाम्पल को, इस बैलेंस शीट को देखते हैं जिसको हमने कॉमन साइज एनालिसिस उसका करना है, तो हमारे पास 2019 की फिगर 10 लाख है और 2020 की फिगर जो है वो 15 लाख है। तो इसको जब हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 100% के अंदर ही आएगी। तो हमने अब देखना ये है कि इसका कैलकुलेशन हमने किस Let's solve this question. First of all, we can see that in 2019 the total liabilities are 10 lakh, और जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे हम ये देखते हैं कि जो शेयर कैपिटल की वैल्यू है, शेयर कैपिटल वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे टू द टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये बनती है 50%, क्योंकि आपका जो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख तो ये बनती है 50%. The reserve and surplus value is 3 lakh. 3 lakh divided by 10 lakh, the result would be 30%. The next is short term borrowing. हमारे पास 2019 में नहीं है. Trade payables 2 lakh divided by 10 lakh 20%. अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स के यहाँ पे 50 लाख 50% प्लस 30% प्लस 20%, द टोटल इज 100%. दिस इज द ब्यूटी ऑफ कन्वर्जन इनटू द परसेंटेज, दैट जितने भी उसके उस हेड के अंदर कंपोनेंट्स होंगे उनका सम जब हम करेंगे तो वो 100 ही बनेगा. अब 2020 की फिगर्स को हम कैलकुलेट करते हैं. 7,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख तो ये 50% बनता है. 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख तो ये बनता है 33.3%. 1 lakh divided by 15 lakh comes to 6.7%. 1,50,000 divided by 15 lakh तो ये अमाउंट है 10%. और जब हम इनका टोटल करेंगे द रिजल्ट वुड बी 100%. नाउ कैलकुलेट द सेम फॉर assets. Percentage of 2019, 5 lakh divided by 10 lakh, the answer would be 50%. 1 lakh divided by 10 lakh, the answer would be 10%. 1 lakh divided by 10 lakh divided by 10 lakh, answer would be 10%. Again, 2 lakh divided by 10 lakh, 20%. 1 lakh divided by 10 lakh, 10%. And the sum is 100%. The same we will calculate for 2020. 9 lakh divided by 15 lakh, answer is 60%. 3 lakh divided by 15 lakh, answer is 20%. 1 lakh divided by 15 lakh, answer is 6.7%. And this figure is missing. 2 lakh divided by 15 lakh and answer is 13.3%. And when we sum up all these percentages, the answer is 100%. As you can see that at the end, the sum of all the percentages, sum of the all subgroups percentages came to equal to 100%. So we can conclude from this common size
analysis that share capital is same in 2019 and 20. Reserves and surplus 30% in 2019 and 33.3% in 2020, which means that reserve has increased 3.3% from 2019 to 20. Then short-term borrowings increased from 6.7% and trade payables decreased to 10%, which means that during this 1 year, the company has started borrowing short term and it raised to 6.7%. Although the trade payables decreased 10%, but borrowings increased 6.7%. On asset side, we can see that the fixed assets has been increased 10% over the year. उनका इंक्रीज हुआ है फिक्स एसेट्स का, और साथ ही हम देखें तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर भी 10% का इंक्रीज आ रहा है, और जो इन्वेंट्रीज हैं उसके अंदर 10% 19 में थी, 2020 में 6.7% हो गई, विच मीन्स के 3.3% का डिक्रीज है इसके अंदर। और यहाँ पे जब आपके फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इंक्रीज आ रहा है, तो इट मीन्स के आपकी इन्वेंट्री के अंदर भी इंक्रीज आना चाहिए। और जो डिसीजन पावर है उनको इस पॉइंट के ऊपर दे शुड लुक इनटू द मैटर कि आपकी इन्वेंट्रीज जो है वो क्यों कम हो रही हैं, और इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ये ना हो कि आपको शॉर्टेज का सामना करना पड़े और आपका प्रोजेक्ट जो है वो सफर करे। देन कम्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इनके अंदर भी इंक्रीज आया है 3.3% का। तो ओवरऑल वी कैन से दैट ट्रेड पेएबल डिक्रीज बाय 10% एज ट्रेड fixed asset and investments increase by 10%. So we can conclude that overall the picture is good, but the company should look into the inventory matter, कि जहाँ पे अगर आपकी 2 लाख की सेल्स हो रही हैं और 20,000 की आपकी इन्वेंट्री है, तो जहाँ पे आपकी सेल्स जो है वो बढ़ के 4 लाख हो गई हैं, तो आपकी इन्वेंट्री भी इंक्रीज करनी चाहिए। अदरवाइज यू विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज, और फिर आपके प्रोजेक्ट जो है वो सफर हो सकता है। सो इस पर्टिकुलर एनालिसिस टेक्निक की हेल्प से हम 2 डिफरेंट साइज के फिगर्स को, 2 डिफरेंट साइज की कंपनीज को, 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स के हेड्स को हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द परसेंटेज और बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द कॉमन फिगर, और जिसकी बेस के ऊपर हम फिर उसके ग्रुप्स और इंटरनल मेकअप ऑफ द स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हैं। होप यू गेट द कंसेप्ट ऑफ द कॉमन साइज बैलेंस शीट एनालिसिस. Common size balance sheet analysis, even the same can be used for income statement or the cash flow statement analysis. So regarding this lecture, any questions and queries are most welcome. Thanks for joining. Allah Hafiz.